एक नई क्राइसिस है। दो बहुत बड़ी क्राइसिस हैं वहाँ पे। एक ये जो नवीन जी बता रहे हैं, एंकर जिस तरीके से ड्रामा करते हैं ये सब, तो एक तो ये कि जो जिसको कहते हैं कल्चरल फिटनेस की एक हाइजीन फैक्टर होता है। तो बहुत जो पढ़े लिखे जो नए ज़माने के लड़के लड़कियां हैं वो तो अब टेलीविज़न को क्यों देखेंगे, वो तो न्यूज़ की छोड़ दीजिए, वो एकता कपूर जैसे सीरियल भी नहीं देखते होंगे, वो तो वो चले गए मोबाइल पे। वो दूसरी बात ये कि पिछले 1-1.5 साल के अंदर 10 मिलियन व्यूअर्स ने छोड़ा है ब्रॉडकास्ट मीडिया। बिल्कुल, बहुत बड़ी फिगर है। और वो गया कहाँ है? वो डिजिटल में आया है। वो आप ही लोगों के पास आया है जो आप लोग वीडियो बना रहे हो। आप लोग देख रहे होगे कि आपकी व्यूअरशिप बढ़ रही है। तो ये एक क्राइसिस है कि समाज में विमर्श पैदा करने वाला जो तबका है वो, चाहे जिस भी आप छोटे शहर में जाएं, गांव में जाएं, और मैं तो इलेक्शन में काफ़ी जाता हूं देश में, मतलब महीने में 4-5 बार मैं देश के अलग अलग हिस्सों में होता हूं, और मैं देखता हूं कि हर बस्ती में, शहर में, कस्बे में, गांव में एक कोई व्यक्ति होता है, एक या दो युवा, जिसके फेसबुक में 50,000 फॉलोअर हैं, यूट्यूब उसके 50-1 लाख फॉलोअर, वो वहाँ के विमर्श को तय कर रहा होता है। और इस तरीके के नए जिसको कहें इन्फ्लुएंसर्स समाज के, वो आपको हर जगह मिल रहे हैं, जिसकी कोई मैपिंग नहीं हो पा रही है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये फिनोमेना चल रहा है। मैं अभी केरल में था, उसके पहले मैं महाराष्ट्र में था, उसके पहले मैं और जगहों पे था, राजस्थान में था और जगह। मैं देख रहा हूँ कि ये विमर्श हर जगह चल रहा है। एक छोटी सी जगह पे मैं गया, राजीव जी, वहाँ लोगों ने मुझे पहचान लिया क्योंकि मैं आपके शो में आता हूँ। कश्मीर में देखिए आपको पहचान लिया लोगों ने। तो सब जगह ये डिजिटल के लोग अब देखे जा रहे हैं। दूसरी एक राजीव जी, एक बात पे मैं फोकस करना चाह रहा हूँ। जी बिल्कुल। कि देखिए राहुल गांधी ने 2 शब्द वहाँ से कहे हैं आरएसएस के बारे में, और एक उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कहा है। इसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या है? आरएसएस के बारे में उन्होंने एक कहा है अभी कल के ही अपने परसों के उसके संवाद में कि सीक्रेट सोसाइटी, हाँ, सीक्रेट सोसाइटी, मैं दर्शकों को बता दूं जिनको नहीं मालूम होगा, ये इटली, जर्मनी, यूरोप में जो फासिस्ट ताकतें थी उनके लिए ये जुमला गढ़ा गया था। और ये सीक्रेट सोसाइटी क्या है? जिनका कहीं कोई अता पता नहीं है, कोई मेंबरशिप नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, अंडरग्राउंड भी नहीं है, ओवरग्राउंड भी नहीं है। ये बहुत लूज ऑर्गेनाइजेशंस, जिनका कोई न संविधान है न कुछ है, इनको सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन कहा गया। आमतौर पर ये फासिस्ट थी। इटली, जिनके प्रधानमंत्री कभी कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री उसका स्वागत कर रहे थे उनका यहाँ पे, इटली और पोलैंड के संविधान में है सीक्रेट सोसाइटी को बैन किया गया है। आरएसएस, जैसा राहुल गांधी ने कहा, वो उसी परिभाषा में एब्सोल्युटली सीक्रेट सोसाइटी है। आप देखिए, जब उनको चिट्ठी लिखी बैन की, और चिट्ठी उन्होंने माफ़ी की लिखी और बैन हटाने के लिए सरदार पटेल को, तो इन्होंने कहा ना कि हम संविधान बनाएंगे। है संविधान आरएसएस का? नहीं। कहीं कोई रजिस्ट्रेशन है? कहीं मेंबरशिप है? किसी के पास पर्ची की कौन है क्या नहीं है? तो ये सीक्रेट सर्विस वाला एक मामला है। दूसरा चीज़ है, बार बार राहुल गांधी एक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको लेकर सोशल मीडिया में और बहुत जगह, और कुछ बड़े पढ़े लिखे लोगों की तरफ से भी, पढ़े लिखे अज्ञानियों की तरफ से बातें आती हैं, यूनियन ऑफ इंडिया। ये यूनियन ऑफ इंडिया क्यों लिख रहे हैं, वो क्यों कह रहे हैं बार बार? देखिए, सबसे बड़ा जो भुक्तभोगी है इस पूरे ओवर सेंट्रलाइजेशन सिस्टम में नरेंद्र मोदी के, वो गैर हिंदी भाषी राज्य हैं। वो ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं और उनके ऊपर एक तलवार मंडरा रही है डीलिमिटेशन की, कि अगर डीलिमिटेशन अभी के फार्मूले के हिसाब से होगा, तमिलनाडु की 6 सीटें कम हो जाएंगी, केरल की नहीं बढ़ेंगी, उत्तर प्रदेश की 140 हो जाएंगी। तो वो एक बड़ा अनरेस्ट है वहाँ पे, जो जिसको कहते हैं कि फेडरल कंट्री में।
और ये अनरेस्ट को आप देखिए, इसको पीछे जाते हैं थोड़ा सा, इंदिरा गांधी भी यही कर रही थी। मुख्यमंत्री दिल्ली से बनाना, गवर्नर रामलाल जैसे गवर्नर बना देना, वहाँ पे गवर्नर जम्मू कश्मीर में गुलाम शाह को बैठा दिया, फारूक अब्दुल्ला को हटा के, एन.टी. रामाराव को हटा के भास्कर राव को बना दिया। इसका रिएक्शन हुआ। रिएक्शन ये हुआ कि 5-6 साल के अंदर अंदर, पिछले दशक के पहले, लगभग हर गैर हिंदी राज्य में सत्ताधारी पार्टी विपक्ष दोनों वहाँ की क्षेत्रीय पार्टियां हैं। ये रिएक्शन आया फेडरल इंडिया से, जिसको यूनियन ऑफ इंडिया कहा जा रहा है। यूनियन ऑफ इंडिया फिर 2024 में रिएक्ट करेगा, आप देखिएगा। राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसका मतलब ये है। दूसरी बात, आखिरी बात कह के ख़त्म करूँगा अपनी बात, कि देखिए विफलता कहाँ है। तमाम सारी कोशिशों के बावजूद हिंदी पट्टी, एक कर्नाटक का एक्सेप्शन है, वो भी शायद अब ना रहे, हिंदी पट्टी के बाहर बीजेपी नहीं जा पाई। उसकी स्वीकार्यता ही नहीं है। और जब थोड़ी बहुत बनती भी है तो आप तमिलनाडु को बदनाम करने लग जाते हो। तो ये एक क्राइसिस है बीजेपी की। वो एक लॉन्ग टर्म रूलिंग पार्टी बनने के लिए उसको जो करना चाहिए था कि इंक्लूसिवनेस, आप यूनियन ऑफ इंडिया को की रिस्पेक्ट करें, वो नहीं कर रहे, बल्कि उल्टा काम कर रहे हैं। तो यूनियन ऑफ इंडिया शब्द का आपको मतलब तब समझ में आएगा जब आप गैर हिंदी भाषी राज्य में जाएंगे, वो समझते हैं। आप देखिए एक बातें अब जो, क्योंकि चुनाव के आंकड़ों की बात हो रही है और अब हम लोग अपनी चर्चा के अंत में हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देखिए 2019 की बात अभी नवीन जी कर रहे थे। 2019 में आप ये देखिए कि जनवरी के महीने में जो सर्वे आए, एक भी क्रेडिबल सर्वे बहुमत नहीं दे रहा था इनको। फिर पुलवामा हो गया। पुलवामा के बाद मैं उसे सहमत हूँ नवीन जी से कि पुलवामा के बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ ने वॉक ओवर दे दिया, विड्रॉ कर लिया, क्योंकि वो डिफेंसिव हो गई और वो नहीं हो पाया। तो और वैसे जैसे कि अभी दिग्विजय सिंह ने बयान दे दिया, उसको लेकर शोर मच गया। तो वो एक फैक्टर था। लेकिन आप देखिए कि पुलवामा के पहले तक भी ये जीत नहीं रहे थे। तो जो एडिशनल सीटें अगर आपको बंगाल या कर्नाटक में दिखाई दी इनके यूनिवर्स के बाहर, वो उसका असर था पुलवामा बालाकोट का। अब आप देखिए कि मोटे तौर पर दो तीन ब्लॉक्स हैं ना, जैसे अब एक कोस्टल इंडिया का ब्लॉक है, 190 सीटें हैं वहाँ। 190 सीटों में 136 सीटें बीजेपी के पास। उस 36 में वो सीटें भी हैं जो बंगाल की आप गिरा रहे हैं। तो क्या वो होने जा रहा है? तो जो आपका जो पूरा, जिसको कहते हैं ना हम लोग अपने गांव की भाषा में, कि छप्पड़ को आपने एक ही थूनी पे लटका दिया है, अब वो थूनी पे अगर दीमक लग जाए तो आपके पास रिप्लेसमेंट नहीं है कहीं। तो बीजेपी आरएसएस की सबसे बड़ी क्राइसिस ये है कि सत्ता में आने के बाद भी, 2-3 बार सत्ता में आने के बाद भी, उन्होंने ऑल्टरनेटिव वोट बैंक से ऑल्टरनेटिव अपने यूनिवर्स को एक्सपैंड नहीं किया। तो राम मंदिर आंदोलन से आप ओवर कॉन्सेंट्रेशन आपने हिंदी बेल्ट में कर दिया। तो फिर वही है कि अगर यहाँ पे अगर कोई, जब एक विमर्श आता है, जब सामाजिक न्याय का मामला आया, मंडल का मामला आया, तो हवा में उड़ गए जय श्री राम का भी नारा लगा और वो कामयाब हो गया। मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। जय श्री राम। तो ये नारा कामयाब हो गया, सरकारें बन गई। उस दौर में सरकारें बन गई जब आपने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। तो ये परेशानी होती है कि आप एक ही यूनिवर्स में अगर आप खेल रहे हैं तो फिर आप दूसरी पिच में आपकी बैटिंग का प्रैक्टिस ही नहीं है, आप क्या करेंगे? बिल्कुल। यहाँ पे आप गाय के नाम पे मारते हैं, तो केरल में जाके क्या करेंगे? तो नॉर्थ ईस्ट में क्या करेंगे? तो ये एक परेशानी है। दूसरा एक चीज़ ये है राजीव जी कि आरएसएस को, अभी मैंने कई साल पहले लिखा था कि आरएसएस को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस झेलनी पड़ेगी इस 2020 से 2030 के दशक में,
क्योंकि समाज गतिमान है। और बड़े अफसोस की बात है राजीव जी कि हमारे देश में बहुत अच्छे सोशल साइंसेस में बहुत बढ़िया काम नहीं, या मेरे तक पहुंचा ना हो, कि समाज शास्त्र में बहुत अच्छा काम नहीं हुआ है, कि समाज गतिमान है, उसके अंदर नए लोग आ रहे हैं, नए इंटेलेक्चुअल्स आ रहे हैं, नए इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं, तमाम उन समाजों से लोग आ रहे हैं जो समाज बहुत हाशिए पे थे। राहुल गांधी से भी ये सवाल पूछा गया था चैथम हाउस में जी कि कहाँ पिछड़ गई कांग्रेस। तो राहुल गांधी ने कहा कि जो शहरी युवा हैं, खासकर जो शहरी लोग हैं, वहां तक, गांव तक तो हम रहे, लेकिन शहर में थोड़ा सा ये जो आप समाजशास्त्र की बात कर रहे हैं बिल्कुल ना? वो तो वही, अब आप देखिए ना कि नए लोग आ रहे हैं, नए नए नाम सुनने को मिल रहे हैं। अभी आप देखिए, हम और आप आ रहे थे एक जहाज में और अंदर कॉकपिट से आवाज आई कैप्टन मौर्य। ये सरनेम नहीं सुनाई पड़ता था कॉकपिट से। तो समाज गतिमान है, और इस ये गतिमान समाज आरएसएस से बिल्कुल निपटेगा। 21st सेंचुरी में भारत के संविधान के जैसे प्रोग्रेसिव डॉक्यूमेंट के साथ एक लिफाफा में नाम तय करने वाली ऑर्गेनाइजेशन कितनी रेलिवेंट होगी, देखते हैं हम लोग आगे।